आज हम बात करेंगे गणित की एक ऐसी किताब की जो कोई 900 साल पुरानी है। पर इसकी कहानी किसी बड़े सिद्धांत या खोज से नहीं, बल्कि एक पिता के अपनी दुखी बेटी के लिए प्यार से शुरू होती है। तो आखिर एक टूटे हुए दिल का गणित की इतनी बड़ी किताब से क्या लेना देना हो सकता है? यही सवाल है ना? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर इस किताब का नाम इतना अलग क्यों पड़ा। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। एक तरफ है 12वीं सदी के महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री भास्कराचार्य द्वितीय, और दूसरी तरफ है उनकी प्यारी होनहार बेटी लीलावती। भास्कराचार्य द्वितीय कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो अपने दौर के एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनका सबसे मशहूर काम है सिद्धांत शिरोमणि, जो 4 हिस्सों में बटा है। इसमें अंकगणित से लेकर बीजगणित और ग्रहों की चाल तक सब कुछ शामिल है। और इसका जो सबसे पहला हिस्सा है लीलावती, वही हमारी आज की कहानी का हीरो है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। एक महान ज्योतिषी होने के नाते भास्कराचार्य ने अपनी ही बेटी की कुंडली देखी और एक ऐसी भविष्यवाणी पाई जिसने उनका दिल तोड़ दिया। भविष्यवाणी ये थी कि वो हमेशा अविवाहित और बिना बच्चों के रहेगी। जरा सोचिए, उस जमाने में इसे एक बर्बाद जिंदगी की तरह देखा जाता था। और यहीं से शुरू हुई एक पिता की जंग अपनी बेटी की किस्मत को बदलने की। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां एक पिता की अपनी बेटी के भविष्य को बचाने की पूरी प्लानिंग एक छोटी सी चीज की वजह से दुखद रूप से फेल हो जाती है। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। भास्कराचार्य ने किस्मत को हराने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उन्होंने एक खास तरह की पानी की घड़ी, जिसे घटी यंत्र कहते हैं, तैयार की ताकि शादी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त का पता चल सके। होता यह था कि एक कप में छोटा सा छेद करके उसे पानी में तैराया जाता और ठीक सही वक्त पर वो डूब जाता। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अपनी शादी को लेकर उत्सुक लीलावती उस घड़ी के ऊपर झुकी और उसके दुल्हन के जोड़े से एक छोटा सा मोती सीधा उस छेद में जा गिरा। बस पानी का बहना रुका, घड़ी कभी डूबी ही नहीं और वो अनमोल पल हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। शादी तो हो गई, लेकिन भविष्यवाणी भी सच हो गई। कुछ ही समय बाद लीलावती के पति की मृत्यु हो गई और वो गहरे दुख में डूब गई। उसे यही लगता रहा कि उस एक मोती के गिरने की जिम्मेदार वही थी। इस बड़ी ट्रेजेडी के बाद कहानी एक बहुत ही अनोखे इलाज की तरफ मुड़ती है, जहां भास्कराचार्य अपनी बेटी के दुख को दूर करने के लिए एक बौद्धिक दवा तैयार करते हैं। ये शब्द सिर्फ सांत्वना नहीं थे, ये एक पिता का अपनी बेटी के लिए गहरा प्यार और उसे इस दुख से बाहर निकालने का पक्का इरादा दिखाते हैं। उन्होंने उसे सिर्फ दिलासा नहीं दिया, बल्कि जीने का एक नया मकसद दिया। उन्होंने लीलावती का ध्यान बंटाने के लिए उसे कोई छोटा मोटा काम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने गणित के मुश्किल सवालों को कविता की खूबसूरती में लपेट दिया। ये पढ़ाने का एक ऐसा तरीका था जो लीलावती के दिमाग को तो चुनौती देता ही, साथ ही उसके मन को भी शांत करता। उस समय के हिसाब से ये वाकई एक क्रांतिकारी सोच थी। तो अब चलिए सीधे लीलावती के गणित में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी पहेलियां आखिर काम कैसे करती थीं। ये सच में बहुत कमाल का है। जरा इस पहेली की भाषा देखिए। ये कोई सूखा बोरिंग सवाल नहीं है, ये तो एक कहानी है। हाथियों, गुफाओं और तालाबों की एक जीती जागती तस्वीर बनाती है, जिससे गणित एक मजेदार सफर जैसा लगता है। तो देखा आपने, वो जो इतनी खूबसूरत कविता लग रही थी, उसके पीछे ये पूरा का पूरा बीजगणितीय समीकरण छिपा हुआ है। हर एक लाइन, जैसे कि आधा और आधे का 1/3 गुफा में चला गया, सीधे सीधे समीकरण का एक हिस्सा बन जाती है। कमाल है ना? यही भास्कराचार्य की खूबी थी। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल लॉजिक को एक दिलचस्प कहानी में पिरो दिया और गणित को ऐसा बना दिया कि उसे हल करने में मजा आए। लीलावती सिर्फ पहेलियों की किताब नहीं है, इसमें उस जमाने का एडवांस्ड गणित भी है। भास्कराचार्य ने पाई के लिए 2 मान दिए, एक तो रोजमर्रा की गणना के लिए 22/7 और दूसरा एक हैरान कर देने वाला सटीक मान 3.1416। 12वीं सदी के हिसाब से यह असाधारण रूप से सटीक था, इतना सटीक कि उस समय के यूरोपीय गणितज्ञ इससे सदियों पीछे थे। हाथियों वाली मुश्किल पहेली के ठीक बाद ये इतना आसान सवाल। मन में आता है कि आखिर इतनी सीधी साधी पहेली क्यों दी गई? जरूर इसमें कोई खास बात होगी। इसका हल तो बहुत ही सीधा है। 135 को 12 से गुणा करने पर 1620 आता है और फिर 1620 को 12 से भाग देने पर वापस 135 मिल जाता है। लेकिन इस पहेली का असली मकसद गणित की परीक्षा लेना नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक टूल था।
और यहीं पता चलता है कि भास्कराचार्य सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। इस आसान सी पहेली का मकसद लीलावती को चुनौती देना नहीं बल्कि उसे ये एहसास दिलाना था कि उसने जो सीखा है वो उसकी समझ में आ चुका है। ये एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक्सरसाइज थी जो उसे आगे की मुश्किल समस्याओं के लिए तैयार कर रही थी। तो आखिर में चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक निजी पढ़ाई का प्रोजेक्ट एक ऐसी किताब में बदल गया जिसने सदियों तक विज्ञान की दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। इस तरह जो कहानी एक बेटी को उसके दुख से बाहर निकालने के लिए शुरू हुई थी वो एक अमर विरासत बन गई। लीलावती आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भारत में गणित की सबसे अहम किताबों में से एक बन गई। इसने अनगिनत विद्वानों को प्रेरणा दी और दुनिया को मध्ययुगीन भारत की वैज्ञानिक ताकत दिखाई। और इस पूरी कहानी को आज हम तक पहुंचाने का श्रेय बी रमादेवी जैसे विद्वानों को जाता है जो भारतीय क्लासिक्स की समीक्षा करती हैं। बस यही इस पूरी कहानी का सार है। भास्कराचार्य ने अपनी बेटी के दुख को सिर्फ खत्म नहीं किया बल्कि उसे एक ऐसी चीज में बदल दिया जो हमेशा जिंदा रहेगी। प्यार, हिम्मत और ज्ञान की शक्ति की एक सच्ची मिसाल। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें ही हमारी सबसे बड़ी विरासत बनने की ताकत रखती हों? बस शर्त यह है कि हम में उन्हें एक नए नजरिए से देखने की हिम्मत हो।